नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके लिए आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश के काव्य का कारण और हेतु लेकर आई हूँ कि काव्य किस कारण या किस हेतु से होता है। इससे पहले मैंने आपको इससे जो संबंधित संक्षिप्त जानकारी थी वो दे दी थी, उसका मंगलाचरण बता दिया था, इसमें कितने उल्लास हैं और उसकी विषय वस्तु क्या है और काव्य का प्रयोजन, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले के वीडियो में। यदि आपने ना देखी हो तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम शुरू करते हैं काव्य का कारण या हेतु, जो कि आपकी आगामी पीजीटी की परीक्षा में आएगा। आगे देखें। शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्यादिवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे। अब काव्य के हेतु क्या हैं, यानी कारण क्या है? शक्ति लोक यानी जो जीवन है, लोक शास्त्र काव्य है ना, काव्य इत्यादि के निरीक्षण एवं अनुशीलन से होने वाली निपुणता, इसको व्युत्पत्ति कह सकते हैं, और काव्यज्ञों यानी कवि एवं समीक्षकों यानी जो काव्य में निपुण हैं उनसे शिक्षा प्राप्त करके अभ्यास करना, ये तीनों मिलकर उसके उद्भव का कारण है। तीनों कौन कौन? शक्ति, निपुणता, दो ये हो गए, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। ठीक है, अभ्यास, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये कितने हैं? ये तीन मिलकर काव्य के उद्भव का कारण। चलिए आगे समझते हैं। शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों सम्मिलित रूप में काव्य के स्फुरण का हेतु है, यानी कि काव्य की उत्पत्ति का हेतु है। तीनों की व्याख्या इस प्रकार की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शक्ति को। मम्मट के काव्य हेतु में शक्ति को प्रथम स्थान दिया है। सर्वप्रथम उन्होंने किसको बोला है? शक्ति को, कि कवि के अंदर क्या होनी चाहिए? शक्ति। यह शक्ति क्या है? मम्मट के अनुसार कवित्व का मूल कारण बीज रूप, मूल कारण यानी जो बीज रूप होता है, एक विशेष प्रकार का संस्कार ही शक्ति है। यानी कि जो कवि होता है उसके अंदर ये स्वतः ही एक बीज रूप में ये संस्कार होता है। कवि में एक सहज शक्ति होती है जिसके कारण कवि हृदय में कविता के भावों का प्रोद्भास होता रहता है। यह शक्ति जन साधारण की अपेक्षा विलक्षण होती है। जो कवि में ये जो शक्ति होती है, जो साधारण मनुष्य है उनकी अपेक्षा एक विलक्षण होती है। उनके अंदर ये स्वतः ही एक संस्कार होता है। एक दिव्य दृष्टि होती है, कवि होती है वो एक अलग ही जन साधारण से एक अलग तरीके से सोचता है, उसकी दिव्य दृष्टि होती है। प्राचीन एवं अर्वाचीन समालोचकों द्वारा कथित प्रतिभा को मम्मट ने शक्ति नाम से उल्लेख किया है। यानी जिसको प्रतिभा बोलते हैं कि इसमें ये प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को ही शक्ति के नाम से मम्मट ने उल्लेख किया है। यह काव्य की रचना का ही कारण नहीं, अपितु प्रतिभा के चमत्कार से ही कोई काव्य सहृदयजनों का आदर भाजन होता है। यदि किसी कवि में प्रतिभा नहीं है और वह हठात काव्य निर्माण कर लेता है तो उसका काव्य उपहासास्पद ही होता है, सहृदयजन उसका आदर नहीं करते हैं। यदि किसी में ये प्रतिभा नहीं है, शक्ति नहीं है और वो फिर भी काव्य का निर्माण करता है तो क्या होता है? उसको समाज में वो उपहास का पात्र बन जाता है। आगे देखें। दूसरा है निपुणता। शक्ति हो गई, अब उसके पश्चात क्या होगा? लोक वृत्त शास्त्र तथा काव्यादि के निरीक्षण एवं अनुशीलन से जो निपुणता प्राप्त होती है वह भी काव्य के निर्माण तथा उत्कर्ष का हेतु है। क्या बता रहे हैं?
कि जो लोक व्रत शास्त्र तथा काव्यादि के निरीक्षण एवं अनुशीलन से, यानी कि जो कवि होता है वो अनेकों शास्त्रों को पढ़ता है, अनेकों काव्यों को पढ़ता है, उसके पश्चात उसको काव्य लिखने की निपुणता प्राप्त होती है और उसके प्रति वो निपुण होता है। निपुणता शब्द का ही अर्थ ग्रंथकार ने व्युत्पत्ति किया है। वस्तुओं के विषय में भली भांति ज्ञान होना तथा रसादि विषयक दृढ़तर संस्कार हो जाना ही व्युत्पत्ति है। यानी कि काव्य रचना के लिए आपको रसादि विषयक ज्ञान का होना अत्यंत ही आवश्यक है, तभी आप किसी काव्य की रचना कर सकते हैं। अथवा पांडित्य को भी व्युत्पत्ति कहते हैं। जब प्रतिभाशाली कवि चराचर जगत के व्यवहारों का निरीक्षण करता है तो उसे अनुभूति प्राप्त होती है। पिंगलादि छंदशास्त्र, पाणिनि आदि व्याकरण, शब्दकोश, नृत्य गीतादि, 64 कलाओं, मनुस्मृति आदि, धर्मशास्त्र, गर्गादि अथवा कौटिल्य प्रणीत अर्थशास्त्र, वात्सायनादिकृत कामशास्त्र, न्याय आदि मोक्ष शास्त्र तथा हाथी घोड़ा आदि संबंधी ग्रंथ और धनुर्वेद के ग्रंथ आदि के अनुशीलन से विविध विद्याओं का ज्ञान एवं पांडित्य प्राप्त होता है। इन सभी के अध्ययन से, इन सभी के ज्ञान से ही काव्य रचना का पांडित्य यानी निपुणता उसमें प्राप्त होती है। वाल्मीकि आदि कवियों के काव्यों के अध्ययन से रसादि विषयक संस्कार दृढ़ हो जाता है तथा काव्य शैली आदि का सम्यक बोध हो जाता है और रुचि भी परिष्कृत हो जाती है। ऐसा कवि इतिहास आदि ग्रंथों से आख्यान आदि का आधार ग्रहण करके काव्य का निर्माण करता है तो उसका काव्य उत्कृष्ट होता है। इन सब ग्रंथों को, इन सब कलाओं को जानने के बाद, समझने के बाद, उसमें निपुणता प्राप्त करने के बाद जब काव्य का निर्माण करता है कवि, तो वो काव्य कैसा होता है? उत्कृष्ट होता है। संक्षेप में लोक व्रत निरीक्षण, शास्त्रों का अनुशीलन, काव्य का आस्वादन तथा इतिहासादि के विमर्श से जो अनुभूति तथा पांडित्य प्राप्त होता है वही व्युत्पत्ति या निपुणता कही गई है। तो ये 3 हो गए आपके, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। पहला आपका था शक्ति, ठीक है, पहला आपका है शक्ति, दूसरा है आपका निपुणता और उसके पश्चात आपका अभ्यास। आते हैं नंबर 3 अभ्यास पर। तीसरा क्या है? अभ्यास। काव्यज्ञों से शिक्षा प्राप्त करके अभ्यास करना भी काव्य के निर्माण तथा उत्कर्ष का हेतु है। कारिका में काव्यज्ञ उनको कहा गया है जो काव्य रचना करना जानते हैं। काव्यज्ञ किसको कहते हैं? जो काव्य की रचना करना जानते हैं अथवा काव्य की समालोचना करते हैं। ऐसे सहृदय जनों से शिक्षा अथवा निर्देश प्राप्त करके प्रतिभाशाली कवि बार बार काव्य का निर्माण करता है तथा शब्दादि की सुंदर योजना करता है। यही अभ्यास कहलाता है। यहाँ काव्यज्ञ का अर्थ है कवि तथा समालोचक, यानी कवि तथा समालोचक जो बार बार अभ्यास करता है, जो ग्रंथ पढ़ता है और उनसे जो उसे शिक्षा प्राप्त होती है, उनमें निपुणता प्राप्त होती है और उन निपुणता से वो उन सब का बार बार अभ्यास करता है, उसके पश्चात ही वह सुंदर काव्य की रचना कर सकता है। इति हेतुस्तद उद्भवे, यानी कि ये तीनों क्या हैं? हेतु हैं किसके? काव्य के। कारिका के इस अंश की व्याख्या करते हुए आचार्य मम्मट स्पष्ट करते हैं कि शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास
तीनों मिलकर समुचिता काव्य के निर्माण तथा उत्कर्ष का हेतु हैं। अर्थात इनकी कारणता दंड चक्रादि न्याय से है। जिस प्रकार दंड चक्र आदि सभी मिलकर घट निर्माण करते हैं, इसी प्रकार शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों परस्पर सापेक्ष होकर ही काव्योद्भव के हेतु हैं, अलग अलग नहीं हैं। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार दंड चक्र, जो कुम्हार होता है उसका दंड होता है, उसमें चक्र होता है, मिट्टी होती है, उससे एक घट का निर्माण होता है। तो जिस तरह वो एक की कमी से घट का निर्माण नहीं होगा, तो उसी प्रकार जो काव्य का निर्माण है वो शक्ति, निपुणता और अभ्यास के बिना नहीं हो सकता है। ये तीनों परस्पर सापेक्ष हैं। तो इस तरह आज मैंने आपके काव्य के हेतु बताए हैं, और आगे भी जो आपके सिलेबस में होगा वो मैं करवाऊंगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।